और मैं अभी मोहन जी से चर्चा कर रहा था कि ये जो शुरुआत आपने की है, आने वाले समय में देश के हर प्रदेश में इस विषय को आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए हमको संकल्पबद्ध होकर के काम करने की आवश्यकता है। आज भी देश में सम्राट विक्रमादित्य के शौर्य, सम्राट विक्रमादित्य के न्याय, सम्राट विक्रमादित्य के पराक्रम, उनके ज्ञान, उनके विज्ञान, उनके पुरातत्व, उनके साहित्य, उनके आध्यात्म, उनके खगोल शास्त्र, इन सब में किए गए महत्वपूर्ण कार्यों की चर्चा देश भर में होती है। और अब ऐसे समय में जब सम्राट विक्रमादित्य ने लोक जीवन और अंचलों में जिनके बारे में आज भी गीतों और कहानियों के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों में संस्कारों का बीजारोपण होता है, उनकी वीरता, उनके ज्ञान और उनके न्याय के चर्चे जहां बचपन में बच्चों को घूंटी के रूप में सिखाए जाते थे, दिखाए जाते थे, उनकी सिंहासन बत्तीसी की कहानियां आप सुना करके और बच्चों में संस्कारों को अगली पीढ़ी में हस्तांतरित किया जाता था। आज उस विक्रमादित्य की स्मृति में आने वाली पीढ़ी विक्रमादित्य के साथ में जुड़ सके, उसको लेकर के ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रारंभ किया है, ये निश्चित रूप से महत्वपूर्ण भी है, अभिनंदन के योग्य भी है। और उसके साथ जिस तरह से व्यापार व्यवसाय को जोड़ा, मुझे अभी बात में जानकारी दी गई कि पिछले साल के उत्सव में सारे देश के सारे मेलों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए कोई 2,500 करोड़ रुपए का व्यापार इस मेले के माध्यम से हुआ था। ऐसे सर्वांगीण सोच के साथ में ये जो कार्यक्रम प्रारंभ किया गया और एक ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में कार्यक्रम है जब विक्रमादित्य की चर्चा हमने नए सिरे से प्रारंभ की है। पिछले 10, 12, 15 साल से आदरणीय मोहन जी के थे जिसका बीज आरोपित किया था, आज वो उस मुकाम पर आकर के खड़ा हो गया जब हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की सभ्यता, हमारे देश के विचार का सम्मान पूरे विश्व भर में नए सिरे से स्थापित हो रहा है। भारत की पहचान पूरे विश्व भर में बदल रही। भारत से निकले हुए योग, भारत की संस्कृत, भारत के आयुर्वेद, भारत के विज्ञान, भारत की पूजा पद्धति, भारत की पारिवारिक जो है व्यवस्थाओं की, भारत की कृषि व्यवस्थाओं की डिमांड पूरे दुनिया भर में नए सिरे से सजित हो रही है। ऐसे महत्वपूर्ण समय में विक्रमादित्य को स्मरण करते हुए उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को एक बार पुनः आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने के दृष्टिकोण से ये जो कार्यक्रम को और अधिक विस्तार माननीय मोहन जी ने दिया है, मैं उसके लिए अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देने से पहले निश्चित रूप से इतना कहना चाहूंगा कि हमारा देश संपरिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, हमारा देश ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा है। और जब कोई देश, कोई समाज इस तरह के दौर से गुजरता है तो हर व्यक्ति की, हर नागरिक की जिम्मेदारी होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अमृत काल में प्रवेश के साथ में ही हम उस दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। आज पूरा विश्व इस बात को स्वीकार कर रहा है कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और साथ ही साथ में पूरा विश्व इस बात को भी स्वीकार करता है कि आने वाले समय में, आने वाले 25 साल में भारत विकसित होगा। हम 140 करोड़ लोगों का ये जो संकल्प माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये संकल्प सिद्ध हो, ऐसी भगवान महाकाल के चरणों में प्रार्थना करते हुए आप सबको हृदय पूर्वक इस विक्रमोत्सव के प्रारंभ की, शुभारंभ की बधाई देता हूं। बहुत बहुत सारा अभिनंदन। माननीय केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत जी का हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने अपने ऊर्जावान उद्बोधन से हम सबको आंदोलित किया, प्रेरित किया और हम निश्चित रूप से उनके ऋणी हैं कि आज उन्होंने आकर इस कार्यक्रम को गौरवदी सानिध्य ऊर्जा दिया। एक सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा उत्सव जो आज से ठीक कुछ वर्ष बाद उज्जैनी में होने वाला है, वो सिंहस्थ 2028 कैसा होगा उसकी अवधारणा का लोकार्पण करने के लिए मैं आदरणीय श्री राम तिवारी से अनुरोध कर रहा हूँ कि सिंहस्थ 2028 की अवधारणा, उस पुस्तिका का लोकार्पण परम सम्माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश और केंद्रीय पर्यटन संस्कृति मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत साहब सहित सभी अतिथियों से मेरी करबद्ध प्रार्थना की वे इसको लोकार्पित करें। सभी अतिथियों से मेरा निवेदन, आदरणीय संजय अग्रवाल जी, आदरणीय दीदी श्रीमती कलावती यादव, राजेंद्र भारती जी, पंडित नरेश शर्मा जी, राजेश कुशवाहा जी, रामलाल मालवी जी, सभी से मेरा अनुरोध रहेगा
बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश की समृद्धि और विकास के मंगल घोष को प्रबल करने वाले और इस प्रदेश की गौरव गायत्री का अनुगूंज पूरे विश्व में प्रसारित करने वाले योग यज्ञ और उद्योग के चतुर्वर्णी भाव को उन मान बिंदुओं को प्रबल करने वाले माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी से हम करबद्ध प्रार्थना करते हैं। वे अपने संकल्पों को संकल्पना करते हैं, लेकिन वे संकल्प पुरुष हैं, उसे पूरा भी करते हैं। और हमें बताते हुए आज सर जो थोड़े से डाटा हमारे पास हैं, हमें बताते हुए अत्यंत हर्ष होता है कि GIS ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो हुआ भोपाल में, उसमें 30.77 लाख करोड़ के इंटेंट टू इंस्टेंट निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। मैं कुछ देशों के नाम लेता हूं: अर्मानिया, माली, जमैका, निकारागुआ, फिलिस्तीन, मंगोलिया और ताजिकिस्तान। ये वो देश है सर जिनकी GDP जो 30.77 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव प्रदेश को प्राप्त हुआ है माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में, उससे कम GDP है। हमारे लिए गौरव की बात है, गरिमा की बात है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। हम संबोधन के लिए, सानिध्य ऊर्जा प्रदान करने के लिए आमंत्रण दे रहे हैं माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को। जय श्री महाकाल। महाशिवरात्रि का पर्व और महाकाल महाराज का जयकारा करें तो वास्तव में विक्रमोत्सव का शुभारंभ होगा। मेरे साथ संवेद सर में एक साथ सभी जोर से बोले महाकाल महाराज की, वीर विक्रमादित्य महाराज की। हम सबका सौभाग्य है उज्जैन लगभग 2100 साल पहले का यह समय और एक ऐसा अलौकिक व्यक्तित्व जिसके बारे में अभी हमारे यशस्वी भारत सरकार के सर्वाधिक लोकप्रिय मंत्री में से एक और इस विषय के भी सिद्धहस्त हमारे संस्कृति पर्यटन मंत्री श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत जी का जोरदार अभिनंदन करें अपनी सबकी ओर से। उन्होंने विस्तार से विक्रमादित्य के जीवन के विविध पक्षों को हमारे सबके सामने रखा है और ये मैं उनसे व्यक्तिगत चर्चा में भी हमारी उज्जैन की विशेषताओं में वो दूसरे विषय से भी उतना ही महत्व रखते हैं। जैसे एक और आदर्श नायक जिनका जीवन भारत की आजादी के लिए उसी प्रकार से जैसे विक्रमादित्य ने अपने स्वयं के यश पाकर के विक्रमादित्य के सुशासन की उच्चतम दूरी तय करते हुए दुनिया के अंदर धाक और साख बनाई, ऐसे ही हमारे एक और नायक जो स्वयं सत्ताधीश नहीं हुए लेकिन आजादी की कीमत तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों में जिस प्रकार से वीर दुर्गादास महाराज ने जी करके दिखाई, जोरदार ताली बजा करके अपने उस वीर योद्धा को याद करें। तीन पीढ़ी को लेकर के लगातार संघर्ष करते हुए और उनके मन में भी वो लड़े पूरे देश के लिए। राजस्थान से उनके आपने अलग जगाया, लेकिन हमारा सौभाग्य है ये वीरों की धरती, महावीरों की धरती अंततः अपने उन पुत्रों को पहचान लेती है जिससे अपना आप उज्जैन का संबंध उनसे जुड़ता है। उनका जन्म यहाँ नहीं हुआ, लेकिन वो शरीर छोड़ने के लिए उज्जैन की पुण्य भूमि का चयन करते हैं। यह हमारा सौभाग्य है। यह धरा वो इतनी पवित्र धरा है और इस बात को माननीय गजेंद्र सिंह जी ने सदैव आग्रह से किया है। मैं अभी तो विक्रमादित्य पे आता हूं। दुनिया में 3 भाइयों की जोड़ी हुई है, एक भगवान श्री राम लक्ष्मण, दूसरी जोड़ी भगवान कृष्ण और बलराम, भगवान श्री कृष्ण और श्री बलराम जी की, और तीसरी जोड़ी उज्जैन की है विक्रम
विक्रमादित्य और भर्तरी की जोड़ी, ये अद्भुत जोड़ी है। दोनों के दोनों भाई जिनका पूरा जीवन किस प्रकार का आदर्श हो सकता है। भर्तरी के अपने जीवन से, उनकी साधना से, उनके शासन काल से, उनकी यौन अवस्था के, उनके 3 पुस्तकों से वो उनका पूरा जीवन का एक अपने आप में चरित्र सामने आता है। और विक्रमादित्य नाम लेते ही शासन के पक्षों को लेकर के कोई एक बात भी आप करो, उसकी भी अंतिम तल तक ऐसा लगता है समुद्र की गहराई कम पड़ जाएगी। विक्रमादित्य की अंदर की गहराई की आकलन नहीं कर सकते। न्याय, वीरता, दानशीलता, शौर्य, पराक्रम, पुरुषार्थ, दयालुता, अरे पता नहीं कैसे किस किस प्रकार के गुणों से युक्त है, जिनके शासन के बलबूते पर जिस सिंहासन पे बैठते वो गुणों से युक्त कल्पनातीत 32 पुतलियों का सिंहासन, ऐसा लगता है कि स्वयं भगवान विराजमान जिस सिंहासन पे हो जाए, उस शासन के शासक का बैठने के बाद उस सिंहासन का महत्व 1000 साल है विक्रमादित्य और राजा भोज के बीच में। 1000 साल, 1000 साल कम नहीं होता है, लेकिन 1000 साल के बाद भी हर एक कोई शासक की इच्छा होती है कि मैं विक्रमादित्य जैसा बनूं। और हमने विक्रमादित्य और उनकी 32 पुतलियों की कहानी से एक एक करके आप सारी दूर से देख लो, जिसकी एक पुतली की कहानी 31वीं में थोड़ा संक्षेप में सुनाना चाहता हूं। राजा भोज सिंहासन पे बैठने जा रहा है, एक एक करके 30 पुतलियों ने भोज को अपने उन भाव से कि नहीं राजन, आप इस सिंहासन के लायक नहीं हो। जबकि राजा भोज का भी शासनकाल, उनकी विद्वत्ता, उनकी ज्ञान की सीमाओं के आधार पर विक्रमादित्य के समान राजा भोज भी कई कारणों से पूरे देश में पूजनीय है। लेकिन एक एक करके सारी पुतलियों ने राजा भोज के बारे में उनकी से तुलना की बात आती है, तो भोज विक्रमादित्य के आगे कहीं टिकते नहीं है। एक युद्ध का दृश्य बताते हुए पुतली बोलती है कि राजन, आप विक्रमादित्य के सिंहासन पे बैठना चाहते हो, मैं आपको एक विषय सामने रखती हूं, आप अपना उत्तर देना। आमने सामने का युद्ध है, सेना इधर भी खड़ी है, सेना उधर भी खड़ी है, और ऐसी विशाल सेनाओं का कुशल संचालन आपको करना है। और उस कुशल संचालन में हर हालत में युद्ध में आपका नियंत्रण भी होना चाहिए, और युद्ध में जय चाहिए, पराजय नहीं चाहिए। आप बताइए, आप कहां खड़े होकर के युद्ध का संचालन करेंगे और विजय श्री का वर्ण करेंगे। विक्रमादित्य क्या करते थे, राजा भोज के सामने यह प्रश्न खड़ा होता है। राजा भोज सारे अपने अनुभव के आधार पर, क्योंकि राजा भोज ने थोड़े दिन पहले ही एक विजयश्री, एक नहीं 2 विजयश्री हासिल की थी, जिस विजयश्री के बलबूते पर पूरे देश में राजा भोज का नाम आसमान की ऊंचाई छू रहा था। जब कह रहे थे कि गांगे और तेलक दोनों राज्यों को एक साथ एक बार में राजा भोज की सेनाओं ने परास्त करके उनके पराक्रम के झंडे गाड़े हुए थे। इसलिए कहावत पूरे देश में चली हुई थी, कहाँ राजा भोज और कहाँ गांगे तेलक। दुर्भाग्य से इस कहावत का अपभ्रंश हो गया, वो पराक्रम की घटना दुर्भाग्य से कुछ और जुड़ गई। मैं तो बोलना भी नहीं चाहता, इतना गंदा मुहावरा बन गया। लेकिन वो पराक्रम पुरुषार्थ के आधार पर राजा भोज का विशाल व्यक्तित्व, जब वो पुतली कहती है आप कहां से खड़े होकर के इस युद्ध का संचालन करोगे, राजा भोज बहुत बुद्धिमान है। वो कहते मैं अगर युद्ध में जीतना है तो मैं जीतने के लिए ऐसे स्थान पे खड़ा रहूंगा जहां युद्ध की सारी सेना मेरे नियंत्रण में रहे। मेरी हिसाब से इस युद्ध के दिशा में अगर हमको आगे बढ़ के परिणाम पाना है तो परिणाम में सफलता हमारी अपनी भूमिका पे निर्भर करती है। दृष्टिगोचर होना चाहिए सारा घटनाक्रम,
क्योंकि युद्ध में लड़ते तो सैनिक है, अधिकारी है, लेकिन परिणाम युद्ध संचालन करने वाले के खाते में आता है। इसलिए उसमें इतनी कुशलता भी चाहिए, इतनी बुद्धिमत्ता भी चाहिए, इतना विशाल दृष्टिकोण भी चाहिए और इतनी अनुभवशीलता भी होना चाहिए। राजा भोज कहते मैं ऐसी जगह खड़ा रहूंगा जहां युद्ध मेरे पूरे नियंत्रण में रहे, और दूसरी बात मैं ऐसी जगह भी खड़ा रहूंगा जब मैं युद्ध से अपनी सेना को जीत की तरफ ले जा पाऊं, और तीसरी बात उन्होंने कहा मैं ये भी जानता हूं कि युद्ध जब होता है तो युद्ध में मनुष्य लड़ते हैं, लेकिन शस्त्र के अंदर कोई प्राण नहीं होते। इसलिए शस्त्र कोई भी हो, वो राजा, सैनिक, सिपाही, अधिकारी, इसमें अंतर नहीं करता है। स्वाभाविक रूप से मैं ऐसे स्थान पे भी खड़ा रहूंगा जहां मैं इन सारी बातों से अपने आप को बचा के भी ले जाऊं, क्योंकि किसी कारण से राजा का कोई लाश हो गया, राजा पे कोई हथियार आ गया, तो युद्ध का परिणाम वही बदल सकता है। ऐसे में मेरे लिए ये स्थान भी बहुत महत्व का होगा। जैसे ही ये राजा भोज ने बात कही, पुतली ने कहा बस फैसला हो गया, आप विक्रमादित्य का स्थान नहीं ले सकते। ये प्रश्न का उत्तर जैसे ही विक्रमादित्य के समान क्या सोचा होगा मालूम नहीं। पुतली से राजा भोज ने कहा मैं मान लेता हूं कि चलो मैं नहीं बैठूंगा, लेकिन मैं बताओ कि मैंने गलत क्या बोला। मैंने जितनी बातें रखी किसी युद्ध के जीतने के लिए, इससे अच्छी बात क्या होगी। पुतली ने कहा राजन, आपने सारी बात तो कर दी, लेकिन एक बात आप भूल गए कि युद्ध के लिए आपने कहा कि शस्त्र कोई अंतर नहीं करेगा, ये आपने समझाने के लिए कहा है, लेकिन विक्रमादित्य और भोज में यही अंतर है। जो मौत से भी नहीं डरे वो विक्रम हो सकता है, ये राजा भोज नहीं हो सकता। मौत तो 7 ताले में भी बंद हो गए तो भी मौत आ जाएगी। इसका मतलब हथियार के कारण से भी क्यों ना हो, आपके हृदय के अंदर मौत की आहट आ रही है, आपको जो डर लग रहा है, ये डर आपको वीर विक्रमादित्य की श्रेणी में खड़ा नहीं करता है, ये आपको निडर नहीं बनाता है। जहां निडर है उसके आगे विक्रमादित्य है। आज के इस अवसर पर जब विक्रमोत्सव का शुभारंभ हो रहा है, तो हमारे लिए शिवरात्रि का पर्व, विक्रम का सच्चे अर्थों में उनका नाम विक्रमादित्य नहीं है, उनका नाम है सहसांक। लेकिन जो विरुद्धार्थी क्रम को सुक्रम में बदल दे उसका नाम विक्रम, और आदित्य के समान, इसलिए वो विक्रमादित्य कहलाते हैं। ऐसे वीर विक्रमादित्य के लिए सदियों तक ये उपाधि इस नाते से जानी जाती है कि विक्रमादित्य 1, 2, 3 बाद के कालक्रम में कई लोगों ने अपना नाम विक्रमादित्य करके अमर होने का प्रयास किया, लेकिन मैं मान के चलता हूं आदि तो कोई एक ही होगा, और आदि विक्रमादित्य 2081 का पूरा होते होते 82 लगेगा। इसलिए हमारी सरकार ने अब इस विक्रमादित्य का यहाँ से पौधा जो लगाया था, धीरे धीरे ये देश और देश की बाहर भी ले जाने का संकल्प कर रहे हैं। माननीय मंत्री भारत सरकार बैठे हैं। मैं बताना चाहूंगा, थोड़े दिन पहले लगभग हमारे लिए जब मैं शिक्षा मंत्री था, तो विक्रमादित्य की गाथाओं को हमने हैदराबाद के मैदान पर भी विक्रमादित्य महानाट्य करके मंचन कराया था। अब ये अलग बात है, अलग अलग क्षेत्र की भाषा के हिसाब से विक्रमादित्य को वहाँ विक्रमादित्य भट्टी राजा करके बोलते हैं, अलग भाषा अलग क्षेत्र में थोड़े शब्दों के आधार पर, लेकिन विक्रमादित्य ऐसे नायक है जो एक भी देश का कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां उसके बारे में कोई जानता नहीं हो। दुर्भाग्य के साथ बोलना पड़ेगा, लॉर्ड मेकाले की शिक्षा पद्धति ने हमारे इस गौरवशाली वीर पुरुष का शिक्षा क्रम से बाहर करने का प्रयास तो भले ही कर लिया, लेकिन लाखों करोड़ों लोगों के दिलों से वो बाहर नहीं कर पाए। हमें इस बात का गर्व और गौरव है। विक्रमादित्य का नाम पूरे भारत और भारत के बाहर भी, जब मैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात कर रहा तो नेपाल के राजदूत आए हुए थे भोपाल में, और जब मैंने कहा मैं विक्रमोत्सव में जाने वाला हूं, राजदूत भट्टाचार्य जी ने कहा
कि विक्रमादित्य, अरे हमारा शासनकाल नेपाल का नया साल ही गुड़ी पड़वा से होता है। ये गर्व और गौरव का अवसर नेपाल आज भी उपलब्ध कराता है। पूरा वर्ष उनका गुड़ी पड़वा से चालू होता है। मैं मान के चलता हूँ उनके उस भाव के आधार पर नेपाल से भी हमारा विक्रमोत्सव का संबंध भारत सरकार के माध्यम से जुड़े। मैं माननीय शेखावत जी से इस दिशा में भी काम करने की बात कहूंगा। अपने देश के अतीत के उस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के आधार पर कई सारे देशों में विक्रमादित्य उस नाते से, नायक के नाते से जानते हैं। और विक्रमादित्य के आधार पर बाबा महाकाल की धरती से हमने वैदिक घड़ी का लोकार्पण भी माननीय प्रधानमंत्री जी से कराया। हमें इस बात का आनंद है। अब ग्रीनविच के समय के बजाय काल की नगरी उज्जैन महाकाल की नगरी, और महाकाल की नगरी का वो समय का शुद्धता का हिसाब किताब, जिसके आधार पर 24 घंटे में जो 30 मुहूर्त होते हैं, उन मुहूर्तों के आधार पर हमारी राशि और नक्षत्रों की गति से हमारा पंचांग बनता है, जिससे तिथियों का निर्धारण होता है। ऐसी तिथियों के निर्धारण में हमारे समय की शुद्धता की आवश्यकता है। इसलिए एक IIT के अच्छे बच्चे ने हमारे लिए एक ऐप बनाया, जिससे हमने वैदिक घड़ी की स्थापना की। मैं मान के चलता हूँ आपके माध्यम से मंत्री जी, जो हमने हमारा पुराना राजस्थान से तो मध्य प्रदेश का वैसे ही लगाव, हमारे लिए राजा जय सिंह ने आकर के उज्जैन में वेधशाला बने, जोरदार अभिनंदन करो उस हमारे कालजयी खगोलविद से, जिनने उज्जैन की गौरव गरिमा फिर बढ़ाई। राजा जय सिंह ने हमारे यहाँ पर ऑब्जर्वेटरी बनाई थी 300 साल पहले। उस समय का भित्ति यंत्र, स्मार्ट यंत्र, धूप घड़ी, शंकु यंत्र, जो उज्जैन की भौगोलिक खगोली समय गणना का अद्भुत यंत्र बने थे, जिसको हमारे जाने अनजाने जो नहीं समझते हैं वो जंतर मंतर के नाम से जानते हैं। जंतर मंतर क्या होता है? जो शुद्ध विज्ञान का अवतार हो, उसको जंतर मंतर, कोई बात नहीं, सामान्य भाषा में ये भी चलेगा। लेकिन मान के चलता हूँ उस प्राचीन खगोल ज्ञान के भरोसे से आज भी धूप में छाया के आधार पर आज का विज्ञान भी मानता है कि शंकु यंत्र के आधार पर जब सूर्य कक्षा बदलेगा, उत्तरायण से दक्षिण